हिंदुस्तान में रात के 9 बजने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम जगविंदर पटियाल है। पब्लिक इंटरेस्ट के स्पेशल एडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले 4 दिन से टीम पब्लिक इंटरेस्ट वॉर जोन में है। युद्ध पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हर अपडेट सबसे पहले आपका भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आज भी आपको कई अपडेट्स देने हैं। एक परमाणु बम फटने से जितनी तबाही होती है, उससे चौथे हिस्से का बारूद इजराइल और हमास के बीच में बरस चुका है। सबसे भयंकर हालात गाजा के हैं। 3000 मौतें अकेले गाजा में हुई हैं। हमास का खात्मा करके इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है और अमेरिका की नजर में ये इजराइल की भूल होगी। आखिरकार गाजा में होगा क्या, इसकी आज फाइल खोलनी है। युद्ध में हर घंटे 14 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हमास की एक गलती 10 लाख फिलिस्तीनियों पर कितनी भारी पड़ रही है। इजिप्ट बॉर्डर पर हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर से आई थी। बीच युद्ध में ईरान ने हमास का साथ क्यों छोड़ा, हमास के स्पॉटलेस होने की वजह भी बताएंगे। इजराइल और हमास की ये जंग क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगी? क्या ये युद्ध मिडिल ईस्ट को नए सूत्र में बांध देगा? सऊदी अमेरिका से पहले ही साफ कर चुका है कि इजराइल को ये जंग रोकनी चाहिए, लेकिन अमेरिका अपना युद्धपोत भेज चुका है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड कितनी ताकत से खड़ा है और क्या है बाकी देशों का स्टैंड, ये भी आपको बताएंगे। ऐसे ही अक्टूबर का महीना था जब 1945 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया। महापंचायत का मकसद देशों के मुद्दों को शांति से सुलझाना था। लेकिन क्या यूएन एक दिखाने की संस्था बनकर रह गया है? क्यों हमेशा यूएन तमाशबीन बना रहता है, आज ये भी आपको बताना है। मैं इस वक्त गाजा बॉर्डर के पास मौजूद हूं। रह रहकर सायरन की आवाज आती है और रॉकेट से हमले किए जाते हैं। लेकिन वॉर जोन से हर खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी। युद्ध क्षेत्र में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा में अब तक 2700 से ज्यादा और इजराइल में 1400 लोग मारे जा चुके हैं। आज हम इजराइल के उस रईम इलाके में गए जहां 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने हमला बोला था। सुपरनोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में हजारों लोगों पर गोलीबारी की थी। म्यूजिकल पॉइंट को टेरर पॉइंट बना दिया था। कई लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अब ये जगह कब्रिस्तान जैसी दिखती है। पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको उसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पब्लिक जमा थी, ग्राउंड जीरो पर। उस ग्राउंड जीरो पर जहां एक पूरा मंच सजाया गया था, एक पूरी दुनिया बसाई गई थी हंसी खुशी से वक्त गुजारने की। ये मंच था जहां म्यूजिक का सिस्टम चल रहा था और सामने लोगों के नाचने गाने खाने पीने के लिए ये व्यवस्था की हुई थी। खुला मैदान था और इसकी बैरिकेटिंग की हुई थी। आसपास जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने इसकी बैरिकेटिंग की थी। पीछे देख लीजिए, ये जो लोग थे इत्मीनान से यहां बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। ये देखिए किस तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए गए थे सारे। पीछे से एक सड़क लगती है, उसी सड़क से जो रहीम को आगे जाकर बेरी होते हुए अश्कलोन से जोड़ती है। ये अगर आप गूगल मैप करेंगे तो आपको रहीम कौन सी जगह पर है, RIEM रहीम कौन सी जगह पर है, गाजा बॉर्डर के कितना नजदीक है, आप देख लेंगे। लेकिन ये वेन्यू की वो तस्वीरें देखो, यहाँ जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, जिस तरह से चीजें तहस नहस हुई हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छे भले इस पार्टी के वेन्यू को किस तरह आतंकियों ने एक बर्बादी, एक तबाही, एक जुर्म की तस्वीर में बदल दिया। लेकिन आतंकी यूटिलिटी जीप्स में सवार होकर आए और इस पूरे वेन्यू को बच्चों के खेलने के लिए देखिए उधर इंतजाम लगा हुआ है, पंडाल लगे हुए हैं, पीछे जो है वो इको फ्रेंडली शौचालय रखे गए हैं। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, पूरे वेन्यू को जो है बर्बाद करके रख दिया।
ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, ये महिलाओं के हेयर क्लिप पड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने सामान के साथ यहाँ आए थे, कितने दिन उनको रहना है, कितने दिन उनको वक्त गुजारना है, उन तमाम चीजों की व्यवस्था थी। हर आदमी अपने नहाने धोने, खाने पीने सब चीजों का सामान लेकर यहाँ पहुंचा हुआ था। यहाँ आपके रुकने की जगह थी, यहाँ से लाइन्स में लग के आप अपना, वहां पेमेंट स्टेशन है, वहां बुकिंग लेते थे और बुकिंग लेने के बाद आगे के जो एनक्लोजर हैं उन एनक्लोजर में आप एक तरफ रहने के लिए अपना टेंट सिलेक्ट करते थे और बाकी के लोग जो हैं सामने जो मैदान बना हुआ है इस मैदान में पार्टी करने के लिए चले जाते थे। सामने डीजे का सिस्टम है, आसपास खाने पीने के काउंटर्स लगे हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसके काउंटर और टेंट्स के पीछे जो है वो गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनमें खाने पीने की चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन तमाम चीजों की व्यवस्था है। और फिर उसके पीछे इको टॉयलेट्स और इधर बच्चों का ये एनक्लोजर था जहां बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चों के खेलने का, जहां आप देख रहे हैं कि इजरायली आर्मी के जवान अब तैनात हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस साइड। तो ये सब लोग जो हैं, इधर बच्चों का कोना था, उधर बच्चे बंजी जंपिंग वगैरह कर सकते थे, इधर उनकी गेम्स का अरेंजमेंट किया गया था। और ये कलरफुल टेंट्स इसीलिए लगाए गए हैं ताकि बच्चों को जिस तरह की कलरफुल चीजें पसंद होती हैं उनको इधर एंजॉय करने के लिए, और उनके पेरेंट्स अगर उनके साथ बैठना चाहें तो बीच बीच में उसके काउंटर भी बनाए गए हैं, खान पान की व्यवस्था की गई है। ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर बेहिसाब लोगों पर गोलियां चलाई, 260 लोग मारे गए। ये पीस पार्टी का वो दृश्य था जिसे आतंक के दृश्य में बदल दिया गया, खून खराबे में बदल दिया गया। कत्लो गारत सबसे बड़ी यही हुई। ये देखिए इको फ्रेंडली टॉयलेट्स लगाए गए थे यहाँ पर, जो पार्टी में शरीक होने के लिए लोग आते हैं उनके लिए ये इको फ्रेंडली टॉयलेट्स लगाए गए थे। इन सब टॉयलेट्स के ऊपर सुराख के निशान हैं, यानी आतंकियों ने ये सोचा कि अगर कोई अंदर छुप गया होगा तो बजाय कि इस दरवाजे को खोलकर चेक किया जाए, इन सभी पर फायरिंग की गई। इनके ऊपर सुराख के निशान देख सकते हैं। ये गोली जहां से एंटर करती है वहां से एकदम छोटे निशान है, लेकिन अंदर जो भी लोग होंगे वो बचे नहीं होंगे, इसलिए कोई भी अपने आप को छुपा ना पाए। हमास के आतंकी कितने शातिर, कितने खतरनाक हैं। उन्होंने इन तमाम लोगों को, अगर कोई बच्चा या महिला या कोई भी आदमी छुपकर इन टॉयलेट्स में चला जाए तो वहीं उनको गोली मारी बाहर से। ये देखिए कई कई गोलियां जो हैं वो अंदर घुसी हुई हैं, कई कई निशान है, हर उस पर निशान बने हुए हैं। ये देखिए ये तमाम चीजें इसीलिए की गई ताकि कोई भी बच ना पाए। ये बच्चों का कोना था, यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चों की जो है वो बॉडीज मिली थी, इसलिए माना यह जा रहा है कि एंट्री पॉइंट के बाद बच्चों के इस कोने में आकर आतंकियों ने अपनी गोलियों की बौछार कर दी और जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई। तो कुल मिलाकर ये वो दृश्य था जहां पर आतंकियों ने आकर ना सिर्फ अपना आतंक का पूरा चेहरा दिखाया बल्कि उन लोगों को मार डाला जो यहाँ पर अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ मनाने के लिए आए थे। लेकिन यही उनकी कब्रगाह बन गया, यही उनके लिए कत्लगाह बन गया, यही उनको जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आतंकियों से निपटने के लिए इसीलिए अब युद्ध स्तर पर इजराइल की कार्रवाई चल रही है। मिडिल ईस्ट की ये जंग क्या रूप लेगी, आखिर कब तक चलेगी, पूरी दुनिया यही सोच रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल आने के लिए अपना कोलोराडो का दौरा रद्द कर दिया है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल से बात की है। इतना ही नहीं, ईरान, मिस्र, इजिप्ट और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को भी रूस ने फोन किया है और ये अपील की है कि मिल बैठकर अपना मसला सुलझा लिया जाए। इस बीच अमेरिका में एक नया सर्वे रिलीज हुआ है और इस सर्वे में कहा यह गया है कि अमेरिका को इजराइल की सपोर्ट करनी चाहिए। 41% नागरिकों ने यह कहा है, लेकिन हर 4 में से 3 अमेरिकी नागरिक ये भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को सेफ पैसेज मिलना चाहिए। अब इजराइल दौरे के दौरान जो बाइडेन क्या करेंगे? क्या वो इस युद्ध को खत्म कराएंगे या इस युद्ध को बढ़ाएंगे? दस दिन हो गए, ना जंग थमी, ना सायरन की गूंज। कभी हमास के रॉकेट तेल अवीव पर गिरते हैं तो कभी इजराइल के हवाई हमले गाजा पट्टी पर बम बरसाते हैं। बाइडेन अभी वॉशिंगटन में हैं।
1 या 2 दिन में इजराइल का दौरा करेंगे। गाजा पर इजराइल को क्या करना चाहिए, सिचुएशन कैसे संभालनी है, हमला करना है या नहीं, अंदर जाना है या नहीं, बाइडेन के ट्रिप के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर इस एक बयान ने इजराइल को कंफ्यूज कर दिया। I'm confident that Israel is going to act under the rules of war. There's a standards that democratic institutions and countries go by, and so I'm confident that there's going to be an ability for the innocents in Gaza to be able to have access to medicine and food and water. Would you support Israeli occupation of Gaza at this point? I think it'd be a big mistake. जो अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है, फाइटर जेट्स अपने लड़ाकू विमान दे चुका है, नॉर्थ बॉर्डर पर जिसके सील कमांडो स्टैंड बाय मोड पर है, जिसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री लगातार इजराइल का दौरा कर रहे हैं, बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ है, उसी सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कहते हैं इजराइल को गाजा पर कब्जा करने की भूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इजराइल फिलहाल किसी की सुनने को तैयार नहीं। नेतन्याहू कह चुके हैं हमास का विनाश होकर रहेगा, टुकड़े टुकड़े होंगे। זו הישיבה הראשונה של ממשלת החירום הלאומית. הצטרפו אלינו 5 שרים נוספים, בני, גדי, חילי, גדעון ויפעת. אנחנו פועלים סביב השעון בעבודת צוות בחזית אחידה. האחדות בתוכנו מעבירה מסר ברור לעם. अमेरिका कुछ भी कहे या करे, इजराइल का मिशन क्लियर है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाजा से गुजरना ही होगा। गाजा के अंदर तक कदम रखने होंगे। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मीटिंग्स का दौर जारी है। असला बारूद बॉर्डर पर है, सैनिक भी तैयार हैं, लेकिन बात एक जगह आकर अटक जाती है, वो है हॉस्टेज क्राइसिस। अल जजीरा और अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कब्जे में अब भी 199 बंधक मौजूद हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं बंधकों को हमास ने नॉर्थ गाजा की ही रिफ्यूजी फैसिलिटीज में रखा है। हमास ने किसी भी तरह के नेगोशिएशन से इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीन की लीडरशिप भी मीडिएशन की पहल करे, लेकिन इजराइल और हमास दोनों ने ही उन खबरों का खंडन कर दिया जिसमें कहा गया था कि विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए सेफ पैसेज और सीजफायर किया गया। इसलिए इरादा हमास को मिटाने का है, जैसा कि मैं समझता हूं यही आपका इरादा है। हमास की क्षमता को मिटाने के लिए ऐसे बारबरियन हमले को फिर से अनुकरण करने की, उससे पहले कि आप वापस नहीं आएंगे सही बल, यही लक्ष्य है जो सैन्य को परिभाषित किया गया था, यही लक्ष्य है। इसे कैसे किया जाएगा हम सभी देखेंगे। इजराइल जानता है कि हमास के पास कई लोग कब्जे में हैं। उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल से उठाकर गाजा ले जाया गया और यही उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप हो सकती है। मगर इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, इसे लेकर अमेरिका अब भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तो फिलिस्तीनियों के हक तक की बात कर रहे हैं। Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. ये वही बाइडेन हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले हमास के आतंकी हमले की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों के होलोकॉस्ट से की थी। अब समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये ईरान और हिजबुल्लाह को खुली धमकी भी दे रहे हैं कि इस वॉर जोन में दाखिल होने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा किया तो रिटेलिएशन जबरदस्त होगा। आपके डिनर का टाइम होगा, बहुत से खा चुके होंगे, कई खा रहे होंगे, टेबल पर पानी का गिलास भी होगा, लेकिन गाजा में पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जहां बसते हैं उनमें से गाजा एक है। गाजा की 10 लाख की आबादी को पिछले 5 दिन से बिजली पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऊपर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। आखिर गाजा का होगा क्या? कोई मदद करेगा? और क्या ये मदद गाजा तक पहुंचेगी भी या नहीं, कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। दो 2021 की ये तस्वीरें याद होंगी आपको। तालिबान ने जब काबुल की सत्ता पर कब्जा किया तो फिर एयरपोर्ट हो या फिर बॉर्डर, लोगों की भीड़ इकट्ठा थी।
सब अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले। ईरान भी अड़ गया, लोगों को वापस लौटना पड़ा। कुछ यही गाजा में दिखाई पड़ रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद इसी को कहते हैं। पहले ऑर्डर आया, गाजा खाली कर, घर बार छोड़ दो। जब बॉर्डर पर पहुंच गए सामान लेकर, बीवी बच्चों के साथ, तो इजिप्ट ने दरवाजे नहीं खोले। शरण देने पर कोई फैसला नहीं लिया। हजारों फिलिस्तीनी रफा बॉर्डर पर इसी तरह खड़े हैं। आगे क्या होगा ये सोचकर खौफ में है। इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ नागरिक हैं। हम यहाँ लड़ नहीं रहे, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ रहते हैं। अगर आपको चीजें लागू करनी है तो अपने नागरिकों को बचाना होगा। उन्हें इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए ताकि वो बॉर्डर पर आकर बेइज्जत हो। हमास के हमले के बाद अगर सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है तो वो है गाजा के निवासियों पर। इजराइल ने कहा कि वो सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन नागरिकों की आड़ में हमास के आतंकी छिपे हैं, इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। मगर गाजा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब से इजराइल ने बिजली और पानी की सप्लाई रोकी, तब से यहाँ ना पीने को साफ पानी है, ना रहने को छत। कुछ शरणार्थी कैंप हैं, वो भी पूरी तरह भर गए। यूनाइटेड नेशंस का कहना है गाजा के दक्षिणी इलाके में पानी की सप्लाई नहीं पहुंची। गाजा की इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अल बोजोम इलाके में पिछले 10 दिन से साफ पानी नहीं आया। गाजा अथॉरिटीज का कहना है कि इवैक्यूएशन में दिक्कत हो रही है। 1000 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। The situation is threatening my life and everybody's life. You can't be safe here. तस्वीरें मिस्र के बॉर्डर की है। यूएन की सप्लाई वाले ट्रक यहां पहुंच गए। मदद के नाम पर पानी है, राशन है, ट्रक में मेडिकल किट भी है, सब कुछ है। लेकिन यूएन का कहना है कि राहत मिशन इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इजराइल की तरफ से बॉर्डर बंद है। ट्रकों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही। इस बीच अरब लीग के चीफ की तरफ से भी कहा गया कि इजराइल फौरन गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन रोके और कब्जे वाले इलाकों में मदद वाला कॉरिडोर तैयार, क्योंकि बात बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं की भी है। 50,000 से ज्यादा महिलाओं के पास गाजा में हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। ये गाभियन परिवार के सदस्य हैं। 18 मारे गए, 3 अब भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। नुसैरत इलाके में इन्हें टारगेट किया गया। हमें मुर्दा घर में इन्हें रखने की जगह नहीं मिली, इसी तरह बाहर रखे रहे। यूनाइटेड नेशंस हो या फिर दूसरे मुल्क, सबका यही मानना है, कहना है कि जंग में आम इंसान को मुसीबत नहीं झेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ गाजा के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल का ऑर्डर है कि जल्द से जल्द 10 लाख लोग उत्तरी गाजा छोड़कर साउथ गाजा जाएं। लेकिन लोगों का कहना है कि हमले तो लगातार जारी हैं। गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख के आसपास है। WHO के मुताबिक इजरायली हमले में 64,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 90 एजुकेशन फैसिलिटीज यानी स्कूल कॉलेज जमीन दोज हो गए। 18 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। 20 एम्बुलेंस, 1 पावर स्टेशन और पानी को साफ करने वाले 11 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बर्बाद कर दिए गए। We all know water is life, and Gaza is running out of water. With this, there will be no food or medicine either. There is not one drop of water, not one grain of wheat, not a liter of fuel that has been allowed in the Gaza Strip for the last 8 days. यूएन ऑफिशियल्स का कहना है कि गाजा के अस्पताल भी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास सेवाएं चलाने के लिए ईंधन नहीं बचा। हर मिनट में दर्जनों घायल पहुंच रहे हैं और चंद घंटों बाद ये अस्पताल भी काम करना बंद कर देंगे, खुद वेंटिलेटर पर पहुंच जाएंगे। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास की एक गलती की सजा पूरा गाजा भुगत रहा है, यहाँ के बाशिंदे भुगत रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट मारे थे। हमास एक रॉकेट दागता है तो इजराइल बदले में 10 रॉकेट मारता है। आज हम सिद्रौत में थे और ऐसा ही रॉकेट हमला हुआ। हमास ने रॉकेट छोड़ा, सायरन बजे, लोग जान बचाने के लिए भागे और ये सारा लाइव मंजर हमारे कैमरे में कैद हो गया। ये आपको भी दिखाना है।
इस वक्त हम सिद्रौत में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमास ने किस तरह से रॉकेट अटैक किया है। सायरन बज रहा है और इस सायरन के बजते ही आपको दीवार की ओट लेनी होती है या फिर आपको सेफ हाउस में जाना होता है। और ये सायरन बजने के बाद अब ये गड़गड़ाहट और जो लगातार आवाज सुन रहे हैं, ये हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इजराइल ने जैसे ही बम्बारमेंट बढ़ाई है उसके बाद हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। हल्की से अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट के बाद आपको 15 से 20 सेकंड का मुश्किल से टाइम मिलता है, इतने में रॉकेट गिर जाता है। और आज वही हुआ। हम इस वक्त कॉफी पी रहे थे, एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन कॉफी पीते हुए अनाउंसमेंट हुई, सायरन हल्का सा बजा और उसके बाद ये आपने आवाज सुनी धमाकों की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन है और दुनिया के कई देश इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अपील बेअसर नजर आ रही है। साथ ही बेअसर हो रहा है वो संगठन भी जिसका जन्म ही दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए हुआ था। हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में भी नाकाम रहा था और अब इजराइल हमास के संघर्ष में भी यूएन की बात अनसुनी हो रही है। I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages. सबसे पहले इजराइल पर हमले की निंदा के बाद इजराइल से जवाबी कार्रवाई रोकने की अपील, उसके बाद इजराइल को गाजा में न घुसने देने की चेतावनी और फिर हमास से बिना शर्त इजरायली बंधकों को रिहा करने की अपील। लेकिन 10 दिनों से संयुक्त राष्ट्र की हर अपील और चेतावनी नजरअंदाज होती जा रही है और हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के ऑपरेशन जारी। युद्ध में हर गुजरते दिन के साथ बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके नतीजे इजराइल भी भुगत रहा है और फिलिस्तीन। और जब दोनों तरफ से युद्ध विराम के संकेत नहीं मिलते तो सवाल तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर उठना वाजिब है। कोविड महामारी का संकट हो या आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध, 20 महीने से जारी रूस यूक्रेन की जंग हो या उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव और अब इजराइल हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष, बीते 3 साल से हर वैश्विक संकट और चुनौती से निपटने में दुनिया के 190 से ज्यादा देशों का ये संगठन नाकाम साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देश शांति की अपील कर रहे हैं तो कई ऐसी मेंबर कंट्रीज भी हैं जो खुलकर इजराइल या फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं। लेकिन विश्व में शांति बहाली के मुद्दे पर यूएन की सबसे ताकतवर संस्था यानी सुरक्षा परिषद खुद एकमत नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य दुनिया में कहीं जंग ना छिड़े, युद्ध शुरू भी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द खत्म करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं 5 सदस्यों पर है। लेकिन इजराइल हमास संघर्ष में सुरक्षा परिषद में ही 2 धड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ मजबूती से खड़े। रूस ने इजराइल पर हमले की निंदा भी की और गाजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई का विरोध भी जताया और शांति बहाली की बात भी कर रहा है, जबकि रूस खुद 20 महीनों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। Responsibility for the looming war in the Middle East, to a large extent, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को रोका और शांति प्रक्रिया पर अपने नियंत्रण के लिए इजराइल की नीतियों को फिलिस्तीन और अरब देशों पर थोपा, जिसके बारे में हम लगातार बताते रहे हैं। We consistently warned against this. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 5वां स्थायी सदस्य चीन है, जिसने गाजा पर इजराइल की बमबारी पर सवाल खड़े किए, लेकिन इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले पर मौन साध लिया, मगर खुद उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के आरोपों से इनकार कर देता है और आतंक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को अपनी वीटो पावर से रोक भी देता है। यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 स्थायी सदस्यों पर दुनिया की सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी है, वो 5 देश युद्ध और वैश्विक संकट पर एक साथ नहीं रहते, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पर वोटिंग होती रहती है, प्रस्तावों पर मुहर भी लगती है और युद्ध छिड़ जाने पर यह संगठन सिर्फ राहत और बचाव कार्य तक अपनी भूमिका को समेट लेता है, मगर इसमें भी अब खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।
इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बाद सारी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी इसका दायरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हैं और वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसीलिए इजराइल को रोकने की खातिर अब मुस्लिम देशों का संगठन OIC एक्टिव हुआ है। कमान सऊदी अरब ने संभाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है। उसी के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका का दबदबा है। यानी इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अब दुनिया की तस्वीर और हालात बड़ी तेजी से बदलते हुए दिखने लगे हैं। पहले जॉर्डन की राजधानी अम्मान में, फिर कतर की राजधानी दोहा में, अगले दिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद, फिर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, अगले दिन मिस्र की राजधानी काहिरा का दौरा और फिर लौटकर इजराइल में PM नेतन्याहू से मुलाकात। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चुनौती बन गई है। तो वहीं मिडिल ईस्ट के हालात अमेरिका का सिरदर्द। इसका जीता जागता सबूत है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध अमेरिका के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, उसे हर तरीके की सैन्य और रणनीतिक मदद मुहैया करवा रहा है, तो दूसरी ओर अरब देशों से सीधा संपर्क साध रहा है, ताकि इस युद्ध के बाद अरब और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरियों पर भी लगाम लगाई जा सके। As the U.S. Secretary of Defense, I am here in person to make something crystal clear. इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अमेरिका इजराइल के साथ है और आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। इसी के बाद अरब देशों और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया, जिसकी बानगी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दिखी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ब्लिंकन को सऊदी प्रिंस सलमान से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी प्रिंस ने अमेरिका से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। साफ साफ कह दिया, मौजूदा हालात में अमेरिका का स्टैंड गलत है, इजराइल को गाजा पर आक्रमण रोकना होगा और इजराइल तत्काल अपनी सेना वापस बुलाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को रोका और शांति प्रक्रिया पर अपने नियंत्रण के लिए इजराइल की नीतियों को फिलिस्तीन और अरब देशों पर थोपा, जिसके बारे में हम लगातार बताते रहे हैं। अमेरिका और अरब देशों के बिगड़ते संबंधों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहते हुए और हवा दे दी कि मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति नाकाम हो चुकी है। पुतिन ने ताजा संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नीति नाकाम हो चुकी है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका व्यवहारिक रूप से इस मुद्दे को हल करने के लिए पिछले अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से दूर चला गया है। उसमें कई देश शामिल थे, रूस भी उनमें से एक था। दरअसल जितनी तेजी से इजराइल हमास संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से विश्व स्तर पर हालात भी बदलते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख दांव पर है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो अमेरिका की पकड़ इस इलाके पर कमजोर पड़ सकती है और फिर मिडिल ईस्ट अपने हिसाब से नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तय कर सकता है। गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों की सुरंगों का जाल बिछा हुआ है और कहा यह जाता है कि गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की यही सुरंगें उनकी रीढ़ हैं। इन्हीं सुरंगों की बदौलत वो अपनी तमाम आतंकी साजिशों को तैयार करते हैं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और रिपोर्ट। गाजा के नीचे आतंक की कैसी अनदेखी दुनिया है। हमास टनल वर्ल्ड इजराइल के लिए कितना डेंजरस है। 41 किलोमीटर लंबी 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी, जिस पर 20 लाख लोगों का बसेरा है। एक शहर की तरह यहाँ दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद क्या कुछ नहीं है, लेकिन बीते 10 दिनों से गाजा धुआं है। इसी गाजा पट्टी के नीचे हमास आतंकियों की अनदेखी दुनिया भी है। गाजा के ठीक नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल बिछा है। उन सुरंगों का मुहाना कहाँ खुलता है, सुरंग कहाँ तक जाती है, कैसे हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी टनल नेटवर्क को हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेबनीज जर्नलिस्ट हुसैन मुर्तदा ने जब हिजबुल्लाह के सुरंग संसार में कदम रखा तो क्या कुछ दिखा। यह हिजबुल्लाह की 40 मीटर लंबी सुरंग है। देखिए ये सुरंग ऐसी दिखती है। मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो हिजबुल्लाह जल्द मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। इसी तरह गाजा के नीचे ऐसी एक नहीं कई सुरंगों का जाल है। हमास का ये टनल नेटवर्क कितना सॉलिड है
और क्यों इजराइल के लिए सरदर्द है, इस मैप के जरिए समझते हैं। गाजा शहर के सबसे ऊपरी छोर पर बेत हुनून है, जहां पहली सुरंग है जो गाजा शहर के नीचे से गुजरते हुए खान यूनिस तक पहुंचती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 2022 में गाजा के नीचे ऐसी सुरंगें होने का दावा किया था। साल 2014 में गाजा के नीचे बनी ऐसे ही 30 से ज्यादा टनल को इजरायली फोर्सेस ने तबाह करने का दावा किया। फफार अजा और नहाल ओज में भी ये सुरंगें मिली थी, जिनका जाल शजैया और गाजा शहर से लेकर जवालिया तक फैला था। इन सुरंगों के मिलने के बाद इजराइल ने सरहद को अंडरग्राउंड बैरियर से और मजबूत किया था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यह भी दावा है कि 2021 में हमास ने गाजा शहर के नीचे नई सुरंगों का निर्माण कराया। इन टनल का मुहाना गाजा की भीड़ भाड़ वाली इलाकों पर खुलता है। दावा है कि मस्जिद से लेकर स्कूल और पार्कों तक में ये गुफाएं खुलती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने के बाद हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों के जरिए आए और गोला बारूद भी लाए थे। ये टनल वर्ल्ड हमास के लिए लाइफलाइन है। इजराइल की बमबारी के बाद हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग को अब 10 दिन हो गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल फिनिश टच होता है वो किया जा रहा है। मेरे पीछे आपको जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो देखिए क्विक रिस्पांस टीम भी, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि वो क्विक रिस्पांस टीम भी 4 से 5 गाड़ियों की डिप्लॉय हो रही है। इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, टैंक्स और साथ ही साथ आर्टिलरी गन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से रोड्स पर आ चुके हैं इस तरह के इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स। अब तक हमने देखा था कि ये जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं ये जनरली अपने बेसिस पे थे, मैदान से बाहर आए थे, लेकिन अब ये रोड पर डिप्लॉय हो चुके हैं और हर एक में आपको 4 से 5 सोल्जर्स दिखाई देंगे, जिनके पास में कम्युनिकेशन सेट है और साथ ही साथ आपको जो एक LMG लाइट मशीन गन लोडेड है। देखिए एक एक कारतूस आपको दिखेगा किस तरह से ये पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड मोड में है और ये लगातार गाजा पट्टी के जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन हो सकता है इजराइल का, वहाँ पर बढ़ रहे हैं। थोड़ा और आगे आते हैं और कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि इस तरह के जो टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स का रास्ते पर उतरने का मतलब साफ होता है कि अब वो फाइनली जो मोस्ट फॉरवर्ड पोजीशन होता है वो सब कुछ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। न केवल इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स बल्कि एक पूरा का पूरा ये एक कॉन्वॉय है जो आपको दिखाई देगा किस तरह से हैवी मशीनरी के साथ में पूरे मूवमेंट के लिए तैयार है। और न केवल जो पुरुष सोल्जर्स हैं बल्कि महिला सोल्जर्स भी आपको दिखाई देंगी या इस पूरे कॉन्वॉय में, और ये साफ साफ एक बार फिर दर्शा रहा है कि किस तरह से इजराइल अपनी तैयारी और तैनाती पूरी कर चुका है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर की बात होती है उसमें काफ़ी कुछ पेचीदगियां हैं। जाहिर सी बात है कि वॉर इतनी आसानी से निर्णय नहीं लिया जाता। वॉर शुरू करना आसान होता है लेकिन किसी भी जंग को ख़त्म करना कि वो कब लास्ट होगा वो मुश्किल होता है। और इसी वजह से जो शुरुआती दिन है उसको किस तरह से डिसीजन लिया जाए। ये देखिए ये मूव करना शुरू हो चुके हैं इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, एक के बाद एक लगातार इजराइल के रास्तों पर दौड़ते हुए। ये साफ दर्शा रहे हैं कि अब ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर पहुंच रहे हैं और ये कॉन्वॉय जितना बड़ा होता जा रहा है ये हमास पर उतने बड़े आतंकी हमले के जवाब की कार्यवाही के बारे में आप बता रहा है कि कितना बड़ा होता जा रहा है ये कॉन्वॉय। मैं वॉर जोन में हूं और अब में से बहुत सारे लोग मेरी सलामती के लिए मुझे मैसेज भेज रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप सावधानी से रिपोर्टिंग करें और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखें। आपकी इन दुआओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब जल्दी से आप कमेंट्स देख लीजिए जो आपने मेरी रिपोर्टिंग पर भेजे। इजराइल हमास वॉर पर आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। पंकज गुप्ता लिखते हैं, हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले पर समस्त देशों को मिलकर हमास की समाप्ति तक जमकर हमला करना चाहिए, तभी आतंकवाद से यह दुनिया सुरक्षित रह पाएगी। द्विजराज भी लिखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, आप अपना काम करते रहिए सर। वर्तमान समय में आप सबसे दबंग पत्रकार हैं। मेरी कोशिश है कि गाजा के बॉर्डर जोन से हर पल सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचाता रहूं।
आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गाज़ा पट्टी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए और मैं आपको वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जाऊँगा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अभी जो गाज़ा और इजराइल के बीच का बॉर्डर है वो सारा सेना ने कवर कर रखा है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। मेरी कोशिश वहाँ जाने की भी रहेगी, वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाने की भी रहेगी, लेकिन एक बार सेना से इसकी इजाज़त मिले या उस कब्जे तक जाने में मैं कामयाब हो जाऊँ तब। अच्छा, आज का शो आपको कैसे लगा ये आपने मुझे अपने कमेंट्स के जरिए बताना है और एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।